नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। टारगेट पीसीएस बैच में आज फिर से हम 10 टॉपिक लेकर के आए हैं और 10 टॉपिक को 10 प्रश्नों के माध्यम से समाधान करेंगे। चलिए अब सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर कहा गया है अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इसलिए कहते हैं प्रश्न का पुछल्ला शब्द पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत कुछ छुपा रहता है। सही नहीं है मतलब डिकोड कीजिए, तो कहने का तात्पर्य है कि कौन सा गलत है। जो भी विकल्प गलत होगा वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे पहले ये बात तो समझ गए। आइए अब अर्थशास्त्र के संबंध में कहा गया है यह राजा के कर्तव्यों का निर्दिष्ट करता है। यहां पर यह अर्थशास्त्र के विषय में कहा गया। बस एक चीज आप जोड़ लीजिए यहां पर कि ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो हम लोग जानते हैं उसके विषय में, ठीक है। अब चलिए, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किस विषय को लेकर के चर्चा किया है? क्या वह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है? क्या है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ये बताया गया है। देखिए कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मुख्य रूप से जिस एक बात को लेकर के चर्चा करता है वो है राजनीति। ठीक से समझिए, मुख्य रूप से केंद्र यही है। अर्थशास्त्र समझ के हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमी का चर्चा किया गया होगा, लेकिन दिलचस्प है कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से राजनीति के सिद्धांत, राजा के कर्तव्य और प्रशासन पर केंद्रीय बल दिया। मुख्य रूप से इन्हीं चीजों को लेकर के चर्चा किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, किस तरह से कुशलता होनी चाहिए, समृद्ध राज्य चलाने के लिए क्या मार्गदर्शन होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सुशासन की बात की गई, कानून, विदेश नीति, युद्ध की रणनीति, कराधान, ये तमाम तरह के विषय जो है इसका विस्तृत व्याख्या इसमें किया गया और इसमें आर्थिक नीतियां भी शामिल की गई। लेकिन यह किसी विशेष काल के आर्थिक जीवन का विशुद्ध वर्णन यानी कि डिस्क्राइब नहीं करता है, बल्कि एक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर बल देता हुआ नजर आता है और यह बताता है कि राज्य अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकता है, आय कैसे बढ़ाया जा सकता है और जो आय है उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस बात को लेकर के जोर देता है। अब ये कहानी समझ गए। अब देखिए यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, निश्चित तौर पर करता है, अभी हमने चर्चा किया। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, नहीं, किसी भी कालखंड के मुख्य रूप से आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं करता है, तो यह कथन गलत है, यही सही होगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, बिल्कुल। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, हाँ, वित्तीय सुधार की बात करता है, आय कैसी बढ़ानी है, जो पैसा है, खजाना है राजा का, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब ये बताता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कि कश्मीर का संस्थापक था? ये 4 ग्रंथ के हिसाब से हम कहते हैं कि इतिहास जानने के कई स्रोत हैं जिसमें एक साहित्य भी है, तो यहां पर ग्रंथ के हिसाब से हमें यह बताना है, जिसमें से दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश और राज तरंगिणी को लेकर के चर्चा किया गया है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कलहन एक बहुत अच्छे रचनाकार हुए। कलहन ने एक पुस्तक लिखा, उनकी एक रचना है जिसका नाम है राज तरंगिणी, और इसी में यह उल्लेख किया गया है कि सम्राट अशोक श्रीनगर यानी कि जो हम कश्मीर आज कहते हैं उसके संस्थापक थे। और यह ग्रंथ अगर देखा जाए, यह आपसे पूछा जा सकता है कि राज तरंगिणी कब लिखा गया था, तो यह अगर आप देखेंगे तो यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसमें कश्मीर के राजाओं का विस्तृत इतिहास वर्णित है, जिसके अंतर्गत अशोक की भी चर्चा की गई है। तो राज तरंगिणी, और ध्यान दीजिएगा कलहन, यह प्रश्न आ चुका है कि राज तरंगिणी का रचनाकार कौन रहा है। तीसरे पर, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, क्या वह अशोक, क्या फिर रुद्रदामन या फिर स्कंदगुप्त? ये 4 यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वह कोई और नहीं बल्कि महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही था। उन्होंने अपने राज्यपाल, अब इनके राज्यपाल का नाम पूछा जा चुका है, इनका राज्यपाल तो आप लोग जानते होंगे ना, कोई अगर कमेंट में मुझे बताना चाहे तो बताइए। पुष्यगुप्त वैश्य, ये एक तरह से गवर्नर थे इनके, चंद्रगुप्त मौर्य के।
उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको आदेश दिया कि गवर्नर साहब आप क्या कीजिए, इस झील का निर्माण कराइए। ये आदेश दिया था, तो इन्हीं के आदेश पर यह काम किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा सही जवाब। आगे बढ़े, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। यानी कि कोई एक अभिलेख हो जिसमें से दोनों महान शासकों को लेकर के बातें की गई है। अब इसमें से 4 विकल्प यहां पर आपको दिया गया। देखिए, महाछपड़क रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और खास करके जो लोग आरएएस देंगे, है ना, हमारा उद्देश्य तो है ना भाई कि टारगेट पीसीएस में, चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, जो भी पीसीएस आप दे रहे हैं आपके काम में आ जाए। तो महाछपड़क रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख ध्यान रखिएगा, जिसे गिरनार क्या कहा जाता है, गिरनार। ठीक है, इसमें देख लीजिए कौन सा है, महाछपड़क रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, यही जवाब सही है। इसमें क्या है कि चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के विषय में उल्लेख मिलता है और इस शिलालेख में सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का भी वर्णन है, जिसका निर्माण अभी मैंने चर्चा किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था और बाद में अशोक के शासनकाल में इसका रखरखाव किया गया और इसमें नई नहरें भी बनवाई गई। ये देखने को इसमें पढ़ने को मिलता है। तो बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, है ना, वो कौन सा है अभिलेख, ये आपको बताना है। क्या वो कलिंग का, क्या वो अशोक का गिरनार अभिलेख, अभी हमने चर्चा किया था, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, या फिर अशोक का टोपरा शिलालेख, इसको लेकर के बातें की गई है। अब देखिए यहाँ पर चीजें समझ लीजिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है वो वही अभिलेख है जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी भारत पर जो उसका शासन रहा उसको प्रमाणित करने का काम करता है। इस शिलालेख में यह उल्लेखित है कि चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के राज्यपाल पुष्पगुप्त जो वैश्य थे उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जो कि इनके आदेश पर ही हुआ था। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे सी विकल्प के साथ रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, तो यहां से ये स्पष्ट तौर पर जान पड़ता है कि ये काम जो है चंद्रगुप्त का रहा है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, बहुत बार पूछा जा चुका है, 5 स्टार लगाइए, बहुत सारे पीसीएस में ये पूछा जा चुका है। आप ये पीवाईक्यू में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी इस बात को लेकर के चर्चा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और कुमारगुप्त को लेकर के चर्चा किया गया है। देखिए, जो मेगास्थनीज की बात करते हैं वह जिस सम्राट के शासनकाल में आया भारत वह चंद्रगुप्त मौर्य रहे और यह यूनानी राजा सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो यूनानी राजा सेल्यूकस प्रथम निकेटर का भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां व्यतीत किए थे। हालांकि अब पीसीएस में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बहुत समय पहले पूछा जाता था, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के प्रश्न किसी पीसीएस में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। और पाटलिपुत्र, कन्नौज, श्रवण बेलगोला और उपरोक्त में से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है वह श्रवण बेलगोला में व्यतीत किया था। यह कहां पर पड़ता है ये आपसे पूछा जा सकता है। आज के समय के हिसाब से देखें साथियों तो ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना सिंहासन त्यागने के बाद जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु के साथ वहां चले गए थे। मैंने आपको बताया था भद्रबाहु के विषय में। तो ये वहां गए और उन्होंने सल्लेखना यानी कि आमरण उपवास के माध्यम से ही अपना प्राण त्यागा था। सल्लेखना के विषय में मैंने आपसे पहले चर्चा किया है। ठीक है, आगे चलते। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म स्थान से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या बुद्ध के शरीर त्याग करने से। देखिए, अशोक का रुमिनदेई स्तंभ जो है गौतम बुद्ध के जो जन्म स्थान है उससे संबंधित इसे बताया जाता है और यह कहां पर रहा है, लुम्बिनी। लुम्बिनी की यात्रा और बुद्ध के जन्म से संबंधित ये पूरी तरह से है। इस स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख में कहा गया है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद कहां की यात्रा की, लुम्बिनी की यात्रा की, वहां पूजा की और इस ग्राम को कर मुक्त कर दिया और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा जो है वह कर दिया इसको लेकर के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी की चर्चा देखने को मिलेगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वुलहर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप और
कार्डिगटन। ये 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर नाम ध्यान रहे, जेम्स प्रिंसेट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले सबसे पहले यही थे। और यह पूछा जा सकता है कि कितने ईस्वी में इन्होंने इसे पढ़ा था, तो वह 1837 मालूम पड़ता है। ठीक है, एक ब्रिटिश विद्वान ये रहे, पुरातत्ववेत्ता रहे और प्राच्यविद भी थे। इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी जैसी प्राचीन भारतीय लिपियों को समझने में भी सफलता हासिल की। बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ये माने जाते रहे हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, वह कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर या फिर बिहार के चंपारण जिले को लेकर के बात किया है। पूछा क्या गया है, गुर्जरा लघु शिलालेख। ठीक है, अब यह जगह जो पड़ता है यह मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है दतिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में देखने को मिलेगा और यह शिलालेख गुर्जरा नामक गांव में पाया जाता है। तो ये जो है ना गुर्जरा, दरअसल ये एक गांव का नाम है। तो गांव के नाम पर ही इस शिलालेख का नाम भी पड़ा। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, सम्राट अशोक का नाम। सम्राट अशोक का नाम जो इसमें उल्लेखित किया गया है, यहां नोट कर लीजिए अगर करना चाहें तो, वह अशोक राज है। क्या है, अशोक राज। अशोक राज्य से जान पड़ता है। तो कुल मिलाकर के इतने फैक्ट जो हैं आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं से प्रश्न आता है तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। मौर्यकालीन राजदूत मेगास्थनीज नामक ग्रीक शासक द्वारा भेजा गया था। सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, एंटिओकस और टॉलमी। अभी हमने चर्चा किया था, अगर ध्यान से आप इसका ढूंढेंगे, आपने लेक्चर को सुना होगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जो भी आपको सही जवाब लगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।